Hello everyone, welcome back to you all in this channel. So, as you know very well that today is a very special day for us, for you all, because today in this video I bring for you some very special and advanced structure for you all. हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही खास और बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड आप सेंटेंस भी बोलते होंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर आप सभी लोगों के लिए है, ताकि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें और बेस्ट इंग्लिश बोल सके। आई मीन टू से दैट एक फ्लुएंट स्पीकर बन सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, एंड देखते हैं आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज डे 28 है। आज डे 28 है और इस डे 28 की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का और बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर लेके आई हूँ। और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, एंड देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का पहला जो स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, अगर आपको कहना हुआ, एट फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट काइंड्स ऑफ यूज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो सबसे पहला जो यूज है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं सपोज्ड टू का। दूसरा यूज है हमारा फाइट शाई ऑफ का। तीसरा यूज हम जो पढ़ने वाले हैं वाज देयर का। फोर्थ यूज हम पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का। एंड फिफ्थ यूज आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है व्हाट्स द यूज ऑफ का। सो आज हम लोग इस स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर है। डेली आप इससे रिलेटेड सेंटेंस तो बोलते ही होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, एंड बढ़ते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर। तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपको कहना हुआ मुझे बोलने का अधिकार है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे पढ़ने का अधिकार है, या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे स्कूल जाने का अधिकार है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे जाने का अधिकार है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे यूज करेंगे? आप यहाँ पे यूज करेंगे राइट्स का। ओके, आई हैव राइट्स टू गो, I have rights to speak, I have rights to study। हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि राइट्स मतलब होता है अधिकार। बट यहाँ मैं आप लोगों को दूसरा मीनिंग बताऊंगी, जिससे आप अधिकार वाले सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वो है सब्जेक्ट इज एम आर, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है सपोज्ड टू का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर अदर वर्ड का, या फिर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आप यूज करेंगे। तो इसका मतलब होता है अधिकार है। डेफिनेटली राइट्स मतलब भी होता है अधिकार, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सपोज्ड टू का। ठीक है, जैसे मुझे बोलने का अधिकार है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? I'm supposed to speak. I'm supposed to speak. मुझे अपने फैसले लेने का अधिकार है, कैसे बोलेंगे? I'm supposed to take my decision. I'm supposed to take my decision. मतलब मुझे अपने फैसले लेने का अधिकार है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो ये काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला भी स्ट्रक्चर है। सो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज, एंड नाउ यू हैव टू मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, मुझे वहाँ जाने का अधिकार है। मुझे वहाँ जाने का अधिकार है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
I'm supposed to go there. I'm supposed to go there मतलब मुझे वहाँ जाने का अधिकार है। तो इस तरह से आप कई सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे काम करने का अधिकार है। मुझे काम करने का अधिकार है। सपोज दैट किसी ने आपको काम करने से रोक दिया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मुझे काम करने का अधिकार है। मुझे काम करने का अधिकार है। ठीक है। I'm supposed to do work. I'm supposed to do work. Okay? मुझे क्या है? काम करने का अधिकार है। चलिए अगला हमारा स्ट्रक्चर आता है, मुझे पढ़ने का अधिकार है। ओके? मुझे पढ़ने का अधिकार है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे पढ़ने का अधिकार है। ओके, नाउ यू हैव टू टेल दैट हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस। मुझे पढ़ने का अधिकार है, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आप लोगों को बताना है। बहुत ही कमाल है, बहुत ही इजी है, इजीली आप बोल सकते हैं। ओके, या ऑब्वियसली क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? I'm supposed to study. क्या बोलेंगे हम? I'm supposed to study मतलब मुझे पढ़ने का क्या है? अधिकार है। I'm supposed to study. I'm supposed to study. अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, मुझे स्कूल जाने का अधिकार है। क्या है सेंटेंस हमारा? मुझे स्कूल जाने का अधिकार है। किसी ने कहा कि आपको स्कूल नहीं जाना है, then you can use here I'm supposed to go to school. Definitely I'm supposed to go to school मतलब मुझे स्कूल जाने का अधिकार है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकती हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, स्ट्रक्चर नंबर 2। और ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी कमाल का है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, अगर आपको कहना हुआ मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे बोलने में शर्म आती है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है। मतलब ढेर सारे लोगों के सामने आपने कभी इंग्लिश में बात नहीं किया है। ओके, और किसी ने कहा कि आपको इंग्लिश में बात करनी है, तो आपने कहा नहीं मुझे अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है इतने लोगों के सामने। या फिर अगर आपको कहना हुआ उसे बाज़ार जाने में शर्म आती है। अब यहाँ पे ये सारे सेंटेंस है कि मतलब मुझे ये काम करने में शर्म आती है। अब जैसे पहला एग्जांपल है, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। ऐसा सेंटेंस आप कई बार यूज़ भी करते हैं और आपने लोगों को यूज़ करते देखा भी होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू हैव गाइस एनी आइडिया? If you don't, so I'll tell you that how you can use these types of sentence in English. Okay, so for using this, for creating these types of sentence, for speaking these types of sentence, I have a very special structure for you all, and the structure is which I'm going to provide you. The structure is subject fight shy of सब्जेक्ट प्लस फाइट शाई ऑफ, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस होता है कि मुझे शर्म आती है। ठीक है, आई फाइट शाई ऑफ। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ मुझे गाना गाने में शर्म आती है, तो कैसे इसको यूज़ करेंगे? आई फाइट शाई ऑफ। आई फाइट शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। आई फाइट शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आपको कहना हुआ मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ओके, बहुत ही सिंपल सा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं आप लोग, सुना भी होगा लोगों को यूज़ करते हुए। आई फाइट शाई ऑफ। सो हाउ वी कैन यूज़ दिस? आई फाइट शाई ऑफ, एंड यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? बात करना, तो बात बोले तो टॉक। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉकिंग हो जाएगा। आप किससे? टॉकिंग टू गर्ल्स।
ओके, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है ना, सो आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ओके, तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस इससे भी रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है और काफ़ी यूजफुल भी है, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। अगला हमारा जो एग्जांपल है, मुझे बोलने में शर्म आती है। सपोज दैट किसी ने कहा कि आपको इंग्लिश में आपको बोलना है, लोगों के सामने स्पीच देनी है, तो आपने कहा मुझे लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है। इतने सारे लोग हैं तो हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आई फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग। आई फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग। मुझे बोलने में क्या है, शर्म आती है। आई फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, मुझे डांस करने में शर्म आती है। मुझे डांस करने में शर्म आती है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई फाइट शाई ऑफ डांसिंग। आई फाइट शाई ऑफ डांसिंग, मतलब मुझे डांस करने में क्या है, शर्म आती है। तो यहाँ पे आप इस तरह के सेंटेंस को यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इसको इंक्लूड करके इसे अच्छे से स्पीक कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव अ स्ट्रक्चर so that you can create a lot of sentences related to this structure. Okay, whatever the sentence you use in your daily routines, that you have to start speaking in English and you have to try to practice about it. Okay, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, मुझे लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है। ठीक है, मुझे लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है। I fight shy of speaking in front of peoples. I fight shy of speaking in front of peoples. Okay, अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। ओके, मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? नाउ यू हैव अ टाइम, यू हैव अ 5 सेकेंड दैट यू कैन रिप्लाई दिस सेंटेंस। मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ओके, you can use here, I fight shy of speaking English. I fight shy of speaking English. So ये रहा आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। A lot of time you use these types of sentence. So now you have to start speaking in English, okay? And it's one of the outstanding structure, so that you can create, you can practice about that for your spoken English. So you must practice about all these sentences, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, एंड देखते हैं आज का हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है। आप ऐसे सेंटेंस आप डेली यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है, अगर आपको कहना हुआ क्या वहाँ कोई था। ओके, कभी कभार ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ ऐसा फील होती है कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ थी। ओके, या फिर आपने कोई चीज़ रख के आप भूल गए, फिर उसके बाद आप दोबारा आते हैं तो आप बोलते हैं ना, क्या वहाँ पे मेरी चाबी थी, क्या वहाँ पे मेरा बॉटल था, या फिर क्या वहाँ पे बैग था। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम किस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं? चलिए कुछ एग्जांपल और देते हैं। अगर आपको कहना हुआ क्या वहाँ बिल्ली थी, क्या वहाँ बिल्ली थी, मतलब आपको डाउट है, आपको नहीं पता, आप किसी से पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे बिल्ली थी, तो क्या वहाँ बिल्ली थी। या फिर अगर आपको कहना हुआ क्या वहाँ कोई चाबी थी, क्या वहाँ कोई चाबी थी, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। एंड द स्ट्रक्चर इज, वह स्ट्रक्चर है was there, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है नाउन का, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ कर देना है क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज़ करना है was there, नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। सो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या वहाँ कोई था, क्या वहाँ कोई था, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Was there anyone? Was there anyone? क्या वहाँ कोई था? Was there anyone? तो ये है पहला एग्जाम्पल। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सो अगर आपको कहना हुआ क्या वहाँ बिल्ली थी, क्या वहाँ बिल्ली थी, तो कैसे बोलेंगे इसको? Was there cat?
वॉज देयर कैट, क्या वहाँ बिल्ली थी। तो इस तरह के कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इसको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे अगले एग्जाम्पल को, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ और, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेटर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। चलिए प्रैक्टिस सेंटेंस और देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा अगला प्रैक्टिस सेंटेंस है, वो है क्या वहाँ कोई किताब थी। क्या वहाँ कोई किताब थी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Was there any book? Was there any book? क्या वहाँ कोई किताब थी? Was there any book? तो ये है प्रैक्टिस सेंटेंस, ठीक है। अगला हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है क्या वहाँ कोई चाबी थी। क्या वहाँ कोई चाबी थी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या वहाँ कोई चाबी थी। बहुत ही सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Was there any key? Was there any key? क्या वहाँ कोई चाबी थी। तो बहुत ही इजीली और बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। इजी वे से आप इसको सीख सकते हैं। एक बार अगर आपने कंसंट्रेशन इसको सीख लिया तो आप कभी भी कोई भी चीज़ से आप भूलेंगे नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे। आई मीन टू से जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो स्ट्रक्चर आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ओके, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। चलिए अगला सेंटेंस है क्या वहाँ कोई बैग था। क्या वहाँ कोई बैग था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या वहाँ कोई बैग था। Was there any bag? Was there any bag? क्या वहाँ कोई बैग था। Was there any bag? तो कई सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड आप क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर और इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। सो आई होप गाइस यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट देखते हैं आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है अगर आपको कहना हुआ तुम्हारी बातें मेरे समझ के बाहर हैं, ओके। आप ऐसे सेंटेंस तो कई बार यूज़ करते हैं ना, तुम्हारी बातें मेरे समझ के बाहर है। या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो, तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। या फिर आपको कहना हुआ तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, तुम्हारा बर्ताव मेरे समझ के बाहर है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। एंड द स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट इज एम.आर. बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट इज एम.आर. प्लस बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये रहा आज का स्ट्रक्चर, ठीक है, और काफ़ी कमाल का है। आपने एग्जाम्पल तो देख ही लिया होगा कि इस तरह के सेंटेंस हम इससे बोलते हैं। और इस तरह के सेंटेंस को आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे अपनी डेली रूटीन में भी, डेली लाइफ में। सो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारी बातें मेरे समझ के बाहर है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Your talks are beyond my understanding. तुम्हारी बातें क्या है? मेरी समझ के बाहर है। Your talks are beyond my अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे सेंटेंस तो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जिसके समझ से बाहर है, मतलब मेरी समझ से ये बाहर है, ओके। तुम्हारी समझ मेरी समझ से यहाँ आना, मतलब यहाँ आना मेरी समझ से बाहर है। चलिए अगला है तुम लड़के मेरी समझ के बाहर हो। बहुत बार ये आपने डायलॉग सुना भी होगा, कई बार मूवी में भी देखा होगा, लोगों को यूज़ करते हुए सुना होगा, तुम लड़के मेरी समझ के बाहर हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You girls are beyond my
अंडरस्टैंडिंग, यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब तुम लड़कियां मेरे समझ के बाहर हो। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। सपोज दैट किसी का बर्ताव बहुत अच्छा हो बट सडनली वो चेंज हो जाए, तो आपने कहा तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। कैसे बोलेंगे? योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। अगला हमारा एग्जाम्पल है तुम्हारी किताब मेरी समझ के बाहर है। सपोज दैट किसी ने ऐसी बुक ली हो जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। ओके, दैट शुड बी इन अदर लैंग्वेज, वो अदर लैंग्वेज में हो सकती थी, दैट शुड हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई अदर लैंग्वेज में होती है तो आप क्या कहते हैं? तुम्हारी किताब तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी किताब क्या है? समझ के बाहर है। तो कैसे बोलेंगे? Your book is beyond my understanding, तुम्हारी किताब मेरी समझ के बाहर है। Your book is beyond my understanding। अगला एग्जाम्पल है उसकी लिखाई मेरे समझ के बाहर है। ओके, उसकी लिखाई मेरे समझ के बाहर है। कैसे बोलेंगे इसको? So you have to use here his writing, okay, not your. His writing is beyond my अंडरस्टैंडिंग, उसकी लिखाई मेरे समझ के बाहर है। तो यहाँ पे हिज लगा सकते हैं, हिज राइटिंग, या फिर उसकी की जगह पे तुम लगा दीजिए तो योर राइटिंग हो जाएगा। दैट विल बी द परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। सो अगर आपको कहना हुआ वहां जाने का क्या फायदा, या फिर अगर आपको कहना हुआ उससे बात करने का क्या फायदा, वो मानेगा है ही नहीं तो बात करने का क्या फायदा। या फिर अगर आपको कहना हुआ लिखने का क्या फायदा, प्रोजेक्ट तो जमा होगा नहीं तो लिखने का क्या फायदा। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि ये करने का क्या फायदा, तो वहां पे हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं व्हाट्स द यूज ऑफ। ओके, क्या यूज करते हैं? व्हाट्स द यूज ऑफ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करने हैं, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क यूज कर देना है, ठीक है। व्हाट्स द यूज ऑफ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड अदर वर्ड यहाँ पे यूज करना है। फिर इसका मतलब होता है उसे बुलाने का क्या फायदा। ओके, उसे बुलाने का क्या फायदा। इसको आप कई बार यूज भी करते होंगे और किया भी होगा, आपने लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। तो इसको इसकी इंग्लिश में होते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम, व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम, उसे बुलाने का क्या फायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है क्या फायदा है वहां जाने का, क्या फायदा है वहां जाने का। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर, क्या फायदा है वहां जाने का। व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर। तो काफी अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। काफी कमाल का है, काफी ज्यादा यूजफुल भी है एज यूजुअल। सो यहाँ पे अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, क्या फायदा उससे बात करने का। कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, व्हाट्स द यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, क्या फायदा उससे बात करने का। अगला हमारा एग्जाम्पल है क्या फायदा काम करने का। कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द यूज ऑफ वर्किंग, व्हाट्स द यूज ऑफ वर्किंग। अगला हमारा एग्जाम्पल है क्या फायदा फोन खरीदने का, क्या फायदा है इतना महंगा फोन खरीदने का। तो कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द यूज ऑफ परचेजिंग फोन, परचेजिंग कॉस्टली फोन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। व्हाट्स द यूज ऑफ परचेजिंग फोन। तो ढेर सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड स्पीक कर सकते हैं। और ये रहे आज के हमारे
स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल सीखना और अच्छी इंग्लिश बोलना। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, अगली क्लास में कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग से और वंडरफुल से स्ट्रक्चर को लेके, एडवांस स्ट्रक्चर को लेके। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।